नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। मैं ब्रजेश आपका अपना परिवार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। यह मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथियों, हम लोग बात करते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, क्यों हुआ। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इनका क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ और पहले कंपनी कौन थे। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश और फ्रेंच कंपनी। लेकिन यह पढ़ने के पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन था। कि जैसे आप लोग पढ़े होंगे पुस्तक में कि सबसे अच्छे क्वालिटी का मसाले का जो भंडार हुआ करता था, मतलब उत्पादित करने वाला अग्रणीय देश हुआ करते थे, वे भारत में अच्छी क्वालिटी का व्यापार के लिए प्रमुख केंद्र हुआ करता था, और वे था मसाले। तो दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अ, जो यूरोपीय कंपनी है, यूरोपीय कंपनी और भारत के साथ प्राचीन काल से व्यापार हुआ करता था। लेकिन समस्या तब क्रिएट हुई जब ऑटोमन साम्राज्य 1453 में क्या किया, कुश्तुतुनिया पर अधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है दोस्तों, कुश्तुतुनिया के पतन के बाद क्या होता है कि यूरोपीय कंपनी का व्यापार पूर्ण रूपेण ठप पड़ जाता है, अर्थात बंद हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इसके पीछे क्या रीजन था और क्यों ऐसा हुआ। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, मैप के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा इसका क्या क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रोमन साम्राज्य के बारे में, फिर आपको समझ में आएगा। यह रोमन साम्राज्य का नक्शा है, और आप देख पा रहे हो इसमें क्या है कि रोमन साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया था। एक क्या था आपका, पूर्वी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य जिनकी राजधानी कहाँ थी, कुश्तुतुनिया। ठीक है, कहा कुश्तुतुनिया, इसकी राजधानी कहाँ थी, कुश्तुतुनिया। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल इंग्लिश में कहा जाता है। और पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम ही थी। और होता क्या है, यही कुश्तुतुनिया पर 1453 में दोस्तों क्या होता है, ऑटोमन साम्राज्य, तुर्कों के ऑटोमन साम्राज्य का अधिपत्य हो जाता है। कहा, तो कुश्तुतुनिया पर। अब क्या हुआ, कुश्तुतुनिया पर जब आपका तुर्की साम्राज्य ऑटोमन साम्राज्य के आधिपत्य स्थापित हो जाता है, इसे जीत लेता है, तो अब यह तानाशाही बन जाती। कहते भाई, मैं अब एशिया के साथ व्यापार नहीं होने दूंगा। कोई भी यूरोपीय कंपनीज भारत अर्थात पूर्वी एशिया व्यापार करने के लिए नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, अब यूरोप वाले क्या करेंगे, उसको तो क्या चाहिए, मसाले चाहिए। क्योंकि दोस्तों, बिना मसाले के वे लोग नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मांस वगैरह खाने वाला, मांस में क्या चाहिए, अच्छी क्वालिटी का गरम मसाला चाहिए। और अच्छे क्वालिटी का मसालों का भंडार भारत में ही हुआ करता था। तो दोस्तों, उनको तो व्यापार चाहिए, बिना व्यापार किए वे रह नहीं सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। चलिए, अब मैं आपको मैप के माध्यम से एक और चीज में दिखाता हूं, बहुत अच्छी चीज। ओके, आ, एक मिनट। चलिए, अब मैप के माध्यम से मैं एक और दिखाता हूं। आप ये देख पा रहे हैं कि क्या होता है कि ऑटोमन तुर्क का नियंत्रण, ऑटोमन तुर्क का जो नियंत्रण है आपका कब होता है भाई, ऑटोमन तुर्क का नियंत्रण 1453 में रोमन साम्राज्य, मतलब कह सकते हैं जिसकी राजधानी कुश्तुतुनिया हुआ करता था, कुश्तुतुनिया पर इसका क्या होता है, ऑटोमन तुर्क का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। और यह नियंत्रण स्थापित होने के बाद दोस्तों क्या होता है कि यूरोपीय कंपनी का व्यापार पूर्ण रूपेण भारत के साथ, अर्थात भारत और पूर्वी एशिया के साथ बंद हो जाता है। अब दोस्तों देखते हैं क्या होता है कि ऑटोमन तुर्कों के नियंत्रण के बाद यूरोपीय व्यापार क्या होता है, पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अब क्या परिणाम क्या हुआ, कुश्तुतुनिया के पतन के बाद दोस्तों कह सकते हो इसका परिणाम क्या होता है। तो परिणाम दोस्तों जबरदस्त परिणाम होता है। यह विश्व के इतिहास में यह घटना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह घटना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्यों रखता है, क्योंकि इसके परिणाम महत्वपूर्ण थे। इसके परिणाम महत्वपूर्ण क्या क्या थे, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यही परिणाम है दोस्तों, भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज। अब यूरोपीय कंपनी को चाहिए व्यापार करना, और व्यापार से उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट भी होता था। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करेगा आगे बताऊंगा कि लाल सागर होकर के
रेड सी होते हुए भारत के साथ यूरोपीय कंपनी का व्यापार होता था और लाल सागर पर आधिपत्य किसका हो जाता है? तो ऑटोमन तुर्क का। क्योंकि कुश्तुनिया जीतने के बाद कहा कि लाल सागर होते हुए किसी को मैं जाने नहीं दूंगा, लाल सागर यह हमारे अंदर है और भारत यूरोपीय और एशिया के देशों के साथ व्यापार मैं करूंगा, मैं, हमारे सिवा कोई नहीं कर सकता है। तो समस्या ये हो जाता है। अब आगे देखते हैं दूसरा परिणाम क्या होता है, पुनर्जागरण की शुरुआत। आपने देखा पुनर्जागरण की शुरुआत कब, कहां से? तो दोस्तों इटली के फ्लोरेंस शहर से। क्यों होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों अब आपने देखा कि रोमन जो साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य का जो पूर्वी हिस्सा था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? कुश्तुनिया। कुश्तुनिया के पतन के बाद क्या होता है कि दोस्तों यहाँ जितने भी विद्वान थे सब कहाँ चले गए? यह पूर्वी क्षेत्र चले गए, जहां पर विद्वान को स्वतंत्रता मिलेगी, उनको सरकार जो है सहयोग करेगी, तभी तो विद्वान वहां रह पाएंगे। लेकिन जितने भी स्कॉलर दार्शनिक थे वे कहाँ आ जाते हैं? वे चले आते हैं दोस्तों पश्चिमी पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पास में, और यहाँ पर उनको सारी सुविधा मिलती है और उसके बाद वे इटली के फ्लोरेंस शहर से पुनर्जागरण की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, पुनर्जागरण के बाद क्या आता है? प्रबोधन आता है। अब प्रबोधन ने ऐसा काम किया कि धार्मिक सुधार को भी यह आगे बढ़ाया। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यूरोप के अधिकांशतः लोग क्या है? ईसाई है। और वहां पर देखा गया कि जो ईसाई लोग हैं उनमें भी बहुत सारा जो है विडंबना भरी हुई थी। और परिणाम स्वरूप क्या होता है? ये जो कह सकते हैं कि जो प्राचीन काल की जो सोच थी, ठीक है, उनमें बदलाव लाना चाह रहे थे, धर्म में सुधार लाना चाह रहे थे, और बाद में देखे आप लोग कि धार्मिक सुधार भी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो अब मैं और आपको मैप के माध्यम से कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि और क्या क्या होता है। कि दोस्तों अब जो है मैं कुछ इंपोर्टेंट चीज और मैं आपको बता रहा हूं मैप के माध्यम से यह क्या क्या हुआ। कि दोस्तों आप देख पा रहे हो कि अब व्यापार करने के लिए आगे आने वाले जो देश थे वे कौन कौन थे? तो दो देश थे। दो देश सबसे ज्यादा व्यापार करना पसंद करते थे, प्रीफर करते थे। उसका नाम क्या है? एक का नाम है पुर्तगाली और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम क्या है? ओके, एक मिनट चाहिए भाई। हाँ, अब देख पा रहे हो एक का नाम पुर्तगाली, दूसरे का नाम स्पेन था। और यह दोनों देश व्यापार करने के लिए अग्रसर हुआ करते थे। अब देखो एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पर आपका क्या है? लाल सागर, यही लाल सागर है। और लाल सागर होते हुए यह पुर्तगाली स्पेन कहां आते थे? यह भारत के साथ साथ अन्य पूर्वी एशियाई देशों के साथ इनका व्यापार हुआ करता था। अब तो भैया यह लाल सागर पर किसका आधिपत्य हो जाता है? तो ऑटोमन तुर्क का। किसका? तो ऑटोमन तुर्कों का आधिपत्य हो जाता है। अब क्या करेगा? तो दोस्तों मैंने बताया कि भौगोलिक खोज प्रारंभ हो जाता है। मैं बताऊंगा भौगोलिक खोज में क्या क्या हुआ। भौगोलिक खोज में दोस्तों कि पुर्तगाल के जो राजकुमार थे उनका नाम क्या था? हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर नेविगेटर हेनरी द नेविगेटर ने क्या किया कि दोस्तों एक कंपास की खोज की। इन्होंने कंपास बनाया। ठीक है, क्या किया इन्होंने? इन्वेशन किसका किया? कंपास को। कंपास क्या है? दिशा सूचक यंत्र है। इन्होंने कंपास को बना दिया। और कंपास बना करके इन्होंने क्या किया कि अफ्रीकी देशों का इन्होंने मानचित्र भी बना दिया, डायग्राम बना दिया कि आपको कैसे जाना है, कैसे जाओगे भारत। ठीक है, तो नॉलेजेबल व्यक्ति थे कौन? हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर ये पुर्तगाल के कौन थे? राजकुमार थे। पुर्तगाल के यह राजकुमार थे। इन्होंने जबरदस्त काम किया। और दोस्तों जैसे ही ये क्या किया कि मैप को बनाया, तो मैप को देखते हुए यह जो पुर्तगाल के जो भी लोग व्यापारी थे यह बहुत खुश हो गए, अरे यार अब तो मैं चला ही जाऊंगा, अब मुझे मानचित्र मिल गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। कि दोस्तों अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। आप लोग नोट करते जाएंगे कि दोस्तों सबसे पहले क्या होता है? भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। भौगोलिक खोज में क्या क्या होता है? भौगोलिक खोज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भौगोलिक खोज आप लोग नोट करेंगे। हाँ चलो अब ठीक है। भौगोलिक खोज, भौगोलिक खोज में आपने क्या देखा कि दोस्तों कंपास, कंपास जिसे हम लोग दिशा सूचक यंत्र कहते हैं, दिशा सूचक यंत्र, दिशा
सूचक यंत्र। तो दिशा सूचक यंत्र किसने बनाया? तो हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर ने इन्होंने क्या किया कि दिशा सूचक यंत्र बनाया, जो कि पुर्तगाल के ये भाई साहब रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे भाई साहब? ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। अब इन्होंने क्या क्या काम किया? दिशा सूचक यंत्र बनाया और इन्होंने कुछ इंपोर्टेंट काम और किया। क्या किया काम कि दोस्तों? ओके, और कहा इन्होंने जो पुर्तगाल के जो पुर्तगाल के व्यापारी थे, इन्हें कहा कि भैया आप लोग व्यापार करने के लिए तैयार हो जाओ। कहा कि ठीक है भाई, मैं तैयार हो जाता हूं। और कुछ व्यापारी लोग तैयार हो जाते हैं। कहा कि मतलब भारत की तरफ मतलब भारत के समुद्री रूट का पता लगाने के लिए लोग चलते हैं। लेकिन दोस्तों एक काम और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चीज और बताना चाहता हूं। एक मिनट। हाँ, अब यहां से आप लोग देख पा रहे हो क्या है। अब दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि पुर्तगाल के रहने वाले एक भाई साहब थे जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियास। 1487 में 1787 में सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियास, जो कि रहने वाले पुर्तगाल के थे, हेनरी द नेविगेटर ने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि आप लोग व्यापार करने के लिए जाइए, मैं तो कंपास बना दिया और ये दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से आप जा सकते हो। कहां कहां जाना है? कहा कि भाई ऐसा है कि आप भारत कैसे जाओगे? तो सबसे पहले आप अफ्रीकी तट पे जाएंगे और उसके बाद वहां से आपको टर्न लेना है। ठीक है? बोला ठीक है, और पूरा जो मैप बना करके दे देता। 1487 में नाम नोट कर लीजिएगा, उसका नाम क्या था? बार्थोलोम्यू डियास। बार्थोलोम्यू डियास, बार्थोलोम्यू डियास। ठीक है? बार्थोलोम्यू डियास। ठीक है दोस्तों, और ये भाई साहब चले चले और उसके बाद क्या होता है 1487 में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिण वाला ये छोर पर पहुंचे। और यहां आने के बाद इनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, क्योंकि यहां देख पा रहे हो ए भी पेनिसुला की तरह है और इधर से भी समुद्र है इंडियन ओशन और इधर से भी अंटार्कटिक ओशन है। और दोनों आकर के आपस में जब मिलते थे वहां भंवर होता था। भंवर देख करके सोचे भाई साहब अगर मैं जाऊंगा तो नाव तहस नहस, शिप जो है तहस नहस हो जाएगी और यह डूबना निश्चित है। तो दोस्तों भाई साहब यहां से जो है वापस चले जाते हैं। इन्होंने सोचा कि भाई जान है तो जहान है। कहा कि भैया ना अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यह वापस कहां चले जाते हैं? यह चले जाते हैं वापस अपने घर की ओर। और उसके बाद जो है हेनरी द नेविगेटर को कहता है कि आगे मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि आगे भावर है। लेकिन बार्थोलोम्यू डियास जब दक्षिण छोर पर पहुंचे थे, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण छोर पर, और इसका नाम इन्होंने क्या रखा? तो यहां से क्वेश्चन बनता है 1487 में बार्थोलोम्यू डियास ने इसका नाम क्या रखा? तो केप ऑफ द गुड होप, केप ऑफ द गुड होप। ठीक है? द नाम है, टी एच ई नहीं होगा क्योंकि ये पुर्तगाली भाषा। केप ऑफ द गुड होप इसका नाम रखा। और उसके बाद दोस्तों एग्जाम में पूछा गया कि केप ऑफ द गुड होप नाम किसने रखा? तो बार्थोलोम्यू डियास, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले थे। अब उसके बाद आगे होता है कि भैया आप कहता है आगे कौन जाएगा भाई? अब नेक्स्ट जो है भारत का पता लगाने कौन जाएगा? तो अब नेक्स्ट स्पेन के, पुर्तगाली तो भाई थक गए नहीं हुआ, अब स्पेन के एक नागरिक था। वो कहा कि भैया मैं भारत का पता मैं लगाऊंगा। भारत के समुद्री मार्ग का, भारत का पता नहीं, भारत घूमने ही हो गया था, तो समुद्री मार्ग का पता लगाने के लिए कौन तैयार होता है? अब स्पेन का नागरिक जिसका नाम क्या होता है? कोलंबस। क्या नाम होता है भाई? कोलंबस। कोलंबस कहता है कि भाई मैं अब भारत का पता लगाऊंगा। और 1492 में कोलंबस तैयार हो जाता है कि मैं समुद्री मार्ग का, भारत के साथ समुद्री मार्ग का पता लगाने का काम मैं करूंगा। और ये चला। और लेकिन ये बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति थे। और अब देखो ज्यादा नॉलेज होना भी कभी कभी बुरा हो जाता है। और यह सोचा कि पृथ्वी गोल है, किसी तरह जाऊंगा भारत तो पहुंच जाऊंगा। लेकिन दोस्तों इसको कहा ना था। यहां से आप देख पा रहे स्पेन से भारत किधर दिख रहा है? तो आपको दिख रहा है पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ। लेकिन ये भाई साहब किधर चले? इसको जाना था पूरब, लेकिन ये किधर चले? ये चले पश्चिम की तरह, ये वेस्ट की तरफ चले। और वेस्ट जाने के बाद कहां पहुंच जाते हैं? ये पहुंच जाते हैं भाई साहब यह
अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया अमेरिका की खोज किसने की, तो अमेरिका की खोज आप लोग नोट करेंगे। अमेरिका की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो दोस्तों इसका नाम क्या था, कोलंबस। 14 ओके 1492 में इन्होंने क्या किया, 1492 में 1492 में कोलंबस, ठीक है, कोलंबस कहां पहुंच जाते हैं, अमेरिका पहुंच जाते हैं, अमेरिका पहुंच जाते हैं। और अमेरिका के अमेरिका के जो मूल निवासी थे, अमेरिका के जो मूल निवासी थे, मूल निवासी को इन्होंने क्या कहा, मूल निवासी को इन्होंने रेड इंडियन कहा। क्या कहा, रेड इंडियन कहा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया रेड इंडियन कहां के मूल निवासी को कहा जाता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कि दोस्तों मूल निवासी का नाम क्या था, रेड इंडियन कहां के, तो अमेरिका के मूल निवासी का क्या नाम था, रेड इंडियन नाम था। ठीक है साथियों, अब हम लोग बात करते हैं, तो ऐसा तो काम हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब जो है आगे देखते हैं। तो आपने देखा कि 1492 में अमेरिका की खोज किसने किया, कोलंबस ने, और वहां के मूल निवासी का नाम क्या रखा, रेड इंडियन। क्यों रखा, क्योंकि वे देखने में रेड कलर दिख रहे थे। और जैसे ही अमेरिका पहुंचे वहां के लोग रेड कलर के दिखेगा, तो माय गॉड, मैं तो इंडिया की खोज कर ली। और वहां के लोगों को उन्होंने रेड इंडियन कह करके संबोधित किया। अभी भी वहां के निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। अब नेक्स्ट दौर, अब हम लोग बात करते हैं अगला दौर क्या होता है, वास्को डी। तो भाई ये तो पहुंचे लेकिन पता ही नहीं चला भारत किधर है। अब नेक्स्ट जो है वास्को डिगामा। 14 अब क्या होता है कि 1498 में क्या हुआ कि 1498, अगर तारीख भी लिखना चाह रहे हो तो तारीख भी लिख सकते हो, 17 मई 1498 में वास्को डिगामा केरल के कलिकट तट पर पहुंचा था। अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्या क्या होता है, समस्या आप लोग देख लेते हैं। तो अब मैं इसके बारे में बता रहा हूं कि दोस्तों मैप के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे क्या क्या हुआ, कि दोस्तों आप लोग नोट करते जाएंगे। चलो, अब यह देख पा रहे हो क्या है कि अब यह है पुर्तगाली, यह है पुर्तगाली। और पुर्तगाली पुर्तगाली ने क्या किया, पुर्तगाली के जो नेक्स्ट व्यक्ति है उसका नाम है वास्को डिगामा। क्या नाम है, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा अब भारत के समुद्री मार्ग का पता लगाने के लिए अपने घर से चला। और उसके बाद दोस्तों यह बहुत मेहनत करने के बाद यह कब पहुंचे थे, यह 90 दिन की यात्रा के बाद यह 17 मई 1498 में कहा पहुंचे, यह दोस्तों यह पहुंच गए इंडिया। अब कैसे चले थे, इनको बता दिया गया कि आप आगे चलोगे केप ऑफ द गुड होप मिलेगा। हेनरी नेविगेटर ने कह दिया था आप दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण तट होते हुए आपको जाना है, और आगे क्या मिलेगा आपको, केप ऑफ द गुड होप मिलेगा। वहां से देखते रहना, वहां भंवर बहुत ज्यादा है, और आप दक्षिण टर्न होते हुए फिर आप कहा जाओगे, फिर आपको इंडियन ओशन मिलेगा, उसके बाद आगे आप बढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास कंपास तो आ गया था, कंपास से डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता लगता था और वो पहुंचा। अब देखो आगे की पता, आगे क्या होता है कि दोस्तों यह जब यहां पर पहुंचे वास्को डिगामा, कुछ दूरी पर जैसे पहुंचे तो दोस्तों इनको क्या दिखा, इनको दोस्तों समुद्र समुद्र ही पानी पानी ही दिखते रह गया। बेचारा थक गए थे, लगभग 90 दिन पूरा होने को था, अब लग रहा था भूख से मर जाएगा, कुछ बचा नहीं था, 90 दिन कंप्लीट होने वाला था। संजोग से क्या हुआ कि गुजरात के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था, अब्दुल माजिद। क्या नाम था, अब्दुल अब्दुल माजिद, अब्दुल माजिद, याद रखेंगे आप लोग, अब्दुल माजिद की सहायता से, अब्दुल माजिद दिखा, यह क्या था, व्यापारी था। ठीक है दोस्तों, और यह अपना इर्द गिर्द घूम रहे थे। अचानक क्या होता है कि इनको एक जहाज दिखा, सोचा कोई भाई व्यापारी होगा, और दोनों आपस में मिले और कहा वास्को डिगामा अपने भाषा में या इशारे से जैसे भी है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। बोला ठीक है भाई चलो मेरे साथ, और इनको कहा ले आया, इनको ले आया कालीकट। यहाँ आप देख पा रहे हो क्या है, केरल है, केरल के तट था कालीकट। और कालीकट के राजा जो हुआ करते थे जिसका नाम क्या था, जमोरिन था। ठीक है भाई, इसका नाम क्या था, जमोरिन। चलो मैं बता रहा हूं और अच्छी तरह से क्या हुआ। ओके, चलो भाई,
तो दोस्तों जब 17 मई 1498 में कौन, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा जब कहां पहुंचे, कालीकट पहुंचे। यह है आपका क्या है, केरल है। केरल का एक तट है कालीकट, कालीकट, कालीकट पहुंचे। कालीकट के जो राजा थे जिसका नाम क्या था, कालीकट का जो इनका जो एक उपाधि हुआ करता था जिसका नाम क्या था दोस्तों, कालीकट के जो राजा थे जिसका नाम उपाधि क्या था, जमोरिन। ठीक है, जमोरिन ने इनका स्वागत किया। इसका स्वागत किया तो जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया, वास्को डिगामा का स्वागत किया। कहता आइए मेहमान, अतिथि देवो भव, आओ जी पधारो मारो देश। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या हुआ कि जमोरिन का स्वागत, ठीक है, जमोरिन ने किसका स्वागत किया, वास्को डिगामा का। कहा कि भैया क्यों आए हो, क्या, कहा कि भाई देखिए मुझे मसाला चाहिए, बहुत बहुत अथक प्रयास के साथ आया हूँ, मेरे साथ बहुत समस्या है। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठिए खाना पीना खाइए। उसके बाद कहा कि मुझे क्या चाहिए, मसाले चाहिए। बोले जितना मसाला चाहिए आप ले जा सकते हो। लेकिन यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि वास्को डिगामा, वास्को डिगामा समुद्र के, भारत के किस समुद्री बंदरगाह पर पहुंचे थे। तो दोस्तों बंदरगाह का नाम चाहो तो नोट कर सकते हो। वास्को डिगामा सबसे पहले कौन से बंदरगाह पर उतरे थे, इसका नाम क्या हो जाएगा, कपक डाबू बंदरगाह पर। यह इस ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि कपक डाबू बंदरगाह पर ये उतरे थे। उसके बाद ये कहां पहुंचे, यह जमोरिन के दरबार में पहुंचे। अब जमोरिन ने कहा कि भैया जितना मसाला चाहिए आप ले जा सकते हो। और ये क्या किए, कई बैग जो है ये मसाले लेकर के चले अपने अपने घर, अपने देश चले। और दोस्तों जब मसाले, यहां से जब मसाले लेकर के गए तो उनको मसाले पर कितना बेनिफिट हुआ, तो 60 गुना ज्यादा, 60 गुना ज्यादा इनको क्या हुआ, मुनाफा हुआ। मतलब 100 रुपया लगाने के बाद इनको कितना, कि दोस्तों 60 100 कह सकते हो, इनको बहुत इनकम हुआ, बहुत ज्यादा, 60 गुना ज्यादा इनको बेनिफिट हुआ। अब दोबारा व्यापार करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, कि जब दोस्तों ज्यादा मुनाफा होगा तो ओबियसली यह भारत दोबारा दोबारा ये आएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इतना आपने देखा, उसके बाद नेक्स्ट जो है, जब 60 गुना ज्यादा इनको बेनिफिट हुआ, किसको, वास्को डिगामा को, कितना, तो 60 गुना ज्यादा इनको जब बेनिफिट हुआ तो दोबारा जो है यह सोचा कि नहीं भाई दोबारा मैं फिर से जाऊंगा, अब जो है और मैं व्यापार करूंगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर कौन आता है कि दोस्तों 1500। अब बात करते हैं 1500 में क्या होता है, 1500 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में एक और भाई साहब कहां से, पुर्तगाल से आते हैं। उसका नाम क्या होता है, पेड्रो अल्वारेन, पेड्रो अल्वारेन, पेड्रो अल्वारेन, पेड्रो अल्वारेन। यह दोस्तों पेड्रो अल्वारेन 13 जहाज, 13 जहाजों के बेड़ा के साथ, मतलब 13 शिप के साथ ये भारत पहुंचे। इनका उद्देश्य था और अधिक से अधिक क्या करना, व्यापार करना। ठीक है दोस्तों, तो 13 जहाज के बेड़ा के साथ ये कहां पहुंचे, भारत पहुंचे। उसके बाद दोस्तों 1502 की बात करते हैं। 1502 में क्योंकि वास्को डिगामा फिर दोबारा आए थे, और 1502 में वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, वास्को डी गामा की मृत्यु कहां हो जाती है, तो कोचीन में। कोचीन में क्या होता है, वास्को डिगामा की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दोस्तों 1503 में एक और भाई साहब कहां से आते हैं, पुर्तगाल से आते हैं। उसका नाम अल्फांसो डी अल्बुकर्क रहता है। क्या नाम रहता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्बुकर्क इसका नाम रहता है, नाम बहुत बड़ा है। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्बुकर्क। और यह काम क्या किया, 1503 में सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि केरल में ही एक स्थान है कोचीन, कोचीन में क्या किया इन्होंने, कोचीन में, केरल के कोचीन में इन्होंने सबसे पहले क्या बनाया, हेड क्वार्टर बनाया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि पुर्तगालियों का पहला हेडक्वार्टर कहां था, तो दोस्तों उत्तर क्या होगा, कोचीन में। किसने बनाया, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, अल्बुकर्क ने सबसे पहली बार क्या किया, इन्होंने हेड क्वार्टर बनाया। उद्देश्य क्या था कि जब तक आप हेड क्वार्टर नहीं बनाएंगे तो आप व्यापार कैसे करेंगे। तो हेड क्वार्टर को इन्होंने कोठी भी कहा, हेड क्वार्टर को कोठी भी कहा, हेड क्वार्टर को फैक्ट्री भी कहा जाता है,
फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे मुख्यालय भी कहा जाता है, मुख्यालय भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था कि जैसे समुद्री मार्ग से हम मसाले लाएंगे तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, तो एक स्थान पर इकट्ठा किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि जब आप सामान को बाय ट्रेन कहीं भेजते हो तो क्या होता है, स्टेशन के पास में एक गोदाम रहता है, गोदाम में इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद भेजा जाता है। और कहीं से माल जब लाते हो तो आप क्या करते हैं कि वहां पर जो गोदाम होता है, गोदाम में जमा करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से इन्होंने 1503 में अल्बुकक ने क्या किया, कोचीन में हेड क्वार्टर बनाया। उसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट समय अब आ जाता है कि व्यापार करने के लिए सबसे अहम भूमिका जो निभाते, कौन निभाते हैं, तो वह निभाता कौन है, वे निभाता है एक अच्छे डायरेक्टर। अब डायरेक्टर के लिए इनको अब क्या आवश्यकता पड़ गई, अब डायरेक्टर के लिए क्या करेगा भाई साहब, तो डायरेक्टर के लिए सबसे पहले इन्होंने एक काम किया, काम यही किया कि दोस्तों इन्होंने इन्होंने पुर्तगाल के जो राजा थे कहा कि भैया मुझे अब एक क्या चाहिए, अच्छे डायरेक्टर चाहिए, एक डायरेक्टर मुझे चाहिए। तो कहा ठीक है। तो 1505 में एक डायरेक्टर को बुलाया गया। ठीक है, और उसका नाम क्या था, नाम नोट करेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। 1505 से लेकर के 1509 तक, 1509 तक ये भारत में रहते हैं। कौन सा, क्या नाम, इसका नाम क्या था, अल्मीडा। तो दोस्तों नोट करेंगे, इसका नाम क्या था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसका नाम था। और यह पुर्तगालियों का पहला वायसराय बना। ही बिकेम फर्स्ट वायसराय, वायसराय ऑफ पोर्चुगीज। ठीक है, पोर्चुगीज याद रखेंगे, पुर्तगालियों का, पुर्तगालियों का पहला, पुर्तगालियों का पहला वायसराय, पहला वायसराय। ठीक है दोस्तों, कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। इन्होंने क्या क्या काम किया, तो सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या लाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने लाया, ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी का काम क्या था, ब्लू वाटर पॉलिसी का काम यही था कि हिंद महासागर, अरब महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर, अरब सागर और बे ऑफ बंगाल होते हुए भारत, आप देख रहे हो ना, भारत के तीनों तरफ क्या है, समुद्र है। इधर क्या है, अरब सागर, अरेबियन सी है, इधर इंडियन ओशन, इधर बे ऑफ बंगाल। तो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत अगर कोई भी व्यापारी, अगर कोई भी व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान बाय सी जाते हैं, उनको क्या देना पड़ेगा, उनको टैक्स देना पड़ेगा, उनको टैक्स देना पड़ेगा। और उसका नाम क्या रखा, कार्टेज रखा, कार्टेज रखा, कार्टेज, कार्टेज सिस्टम भी इन्होंने चलाए। कार्टेज सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक विशेष प्रकार का व्यापार करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के अगर आप जाते हो, आपके जहाज को लूट के, पुर्तगाली एक प्रकार के लुटेरे भी थे। ठीक है साथियों, तो ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात पूरे समुद्र, ब्लू वाटर मतलब समुद्र का कलर कैसा होता है, तो नीला होता है। वाटर पॉलिसी इन्होंने चलाई जिसके तहत व्यापारियों को कार्टेज लेना पड़ता था, अर्थात लाइसेंस लेना पड़ता था। बिना लाइसेंस आप व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है साथियों, यह था। उसके बाद सेकंड जो है, सेकंड वायसराय कौन बना था, पुर्तगालियों का सेकंड वायसराय की बात करते हैं, उसका नाम क्या था, अल्बुकर्क। दोस्तों दो काम बहुत इंपॉर्टेंट था किसका, तो पुर्तगालियों का। ठीक है, एक हेडक्वार्टर और डायरेक्टर का पद स्थापित करना बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट फिर मैं आपको बता रहा हूं और क्या हुआ नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो है फिर अल्बुकर्क आते हैं। नेक्स्ट वायसराय कौन बन करके आते हैं, अल्बुकर्क। थोड़ा बोर्ड में कुछ समस्या हो रही है, ओके। तो 1509 में अल्बुकर्क, अल-बुकक याद रखेंगे, अल-बुकक का आगमन होता है दोबारा। अल-बुकर्क, अल-बुकक ये पहला व्यक्ति थे जिन्होंने कोचीन में हेडक्वार्टर स्थापित किया था। अब 1509 में ये सेकेंड वायसराय बनकर के आते हैं, ये वायसराय सेकेंड वायसराय बनकर के फिर से जो है यह पुर्तगालियों का कमांड संभालते हैं। और अब ये क्या काम करते हैं, 1510 में दोस्तों इन्होंने गोवा को जीत लिया। 1510 में दोस्तों गोवा को इन्होंने क्या किया, जीत लिया। गोवा के शासक कौन थे, यूसुफ आदिल शाह। याद रखेंगे 1510 में इन्होंने क्या किया, गोवा को जीता, गोवा को इन्होंने जीता। कैसे जीता, किससे जीता, तो दोस्तों यहाँ के शासक जो थे आदिल शाह, आदिल
शाह, आदिल शाह अब्दाली से इन्होंने क्या किया कि गोवा को जीत लिया। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने गोवा को पहले सोच लिया था मैं हेडक्वार्टर बनाऊंगा, आगे चल करके गोवा जो है कोचीन से स्थानांतरित होकर के शिफ्ट होकर के गोवा हेडक्वार्टर बन जाता है। और इन्होंने क्या किया, अल्बुकर्क बहुत मतलब कह सकते हो टैलेंट व्यक्ति थे, इसीलिए कहा जाता है कि पुर्तगालियों का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन था, अल्बुकर्क था। तो वास्तविक संस्थापक ही वाज रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज। वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं, वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन थे, अल्बुकर्क थे। और दोस्तों इन्होंने भारतीय महिला से शादी करने के लिए, भारतीय महिलाओं से पुर्तगालियों को शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि दोस्तों वे चाहते थे कि संपूर्ण भारत में पुर्तगाली का ही राज हो। इसीलिए दोस्तों यहाँ की महिलाओं से शादी करने के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया। और पहला यूरोपीय व्यक्ति पुर्तगाली थे जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। रीजन क्या था, सती प्रथा समाप्त करने के रीजन यही था कि जब भी राजा मारे जाते थे उनकी महिला सती हो जाती थी, और अब इनको कुछ मिला नहीं और ये चाहते थे कि भारतीय महिला से शादी करें, इसीलिए सती प्रथा को रोकने का सबसे पहले प्रयास अल्बुकर्क ने किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास के साथ। और दोस्तों कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।